नमस्कार दोस्तों, हमारे देश भारत में जब हम लिंचिंग या मॉब लिंचिंग की घटनाएं सुनते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है। लेकिन कई लोगों को पता नहीं होता है कि आखिर ये मॉब लिंचिंग है क्या। तो आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मॉब लिंचिंग होता क्या है और मॉब लिंचिंग के क्या कारण होते हैं। साथ ही साथ हम मॉब लिंचिंग से जुड़ी हुई कानून व्यवस्थाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे और मॉब लिंचिंग जैसी समस्या का क्या समाधान हो सकता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर ये मॉब लिंचिंग होता क्या है। अगर आसान शब्दों में कहें तो अगर किसी व्यक्ति ने गुनाह किया है लेकिन उसका गुनाह साबित नहीं हुआ है, किसी भी कानूनी स्तर पर उस व्यक्ति को अपराधी साबित नहीं किया गया है, लेकिन एक भीड़, अनियंत्रित भीड़ द्वारा उस व्यक्ति की पीट कर हत्या की जाती है, खुलेआम दंगा किया जाता है, इसे कहते हैं मॉब लिंचिंग। भारत में ये बहुत व्यापक स्तर पर है। इस तरह की हिंसक प्रक्रिया में कानून व्यवस्थाओं का पालन नहीं किया जाता है। ये पूरी तरह से गैर कानूनी प्रक्रिया होती है। 2017 का पहलू खान का हत्याकांड मॉब लिंचिंग का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। जब पहलू खान पर आरोप लगाया गया कि ये गौ हत्या करता है और कुछ गौ रक्षकों के एक दल ने उसकी पीट कर हत्या कर दी। ये तो राजस्थान का केवल एक मामला है। इसके अलावा भी देश के अनेक राज्यों में ऐसी सांप्रदायिक हिंसाएं सामने आती रहती हैं। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2008 से 2012 तक दंगों की संख्या कम हुई है, लेकिन 2012 से 2014 के बीच में दंगों की संख्या बढ़ी है और इन दंगों का लगभग 35% दंगा अकेले उत्तर प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश दंगों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हुआ इस बीच में। ये हमारे कानून व्यवस्था की एक नंगी तस्वीर थी। उम्मीद करता हूँ आपने समझ लिया होगा कि लिंचिंग है क्या। अब समझ लेते हैं कि क्या कारण होते हैं जिससे ये मॉब लिंचिंग होती है, क्या कारण होते हैं जिससे ये भीड़ किसी व्यक्ति का नरसंहार करने पर उतर आती है, क्या कारण होते हैं कि ये दंगा गैर कानूनी रूप से सामने दिखाई देता है। इसके कुछ प्रमुख कारण हैं। भारत में ज़्यादातर लिंचिंग की घटनाएं धर्म और जाति के नाम पर होती हैं। भारत में लगातार लिंचिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसका सबसे प्रमुख कारण धर्म और जाति होता है। हमारे लोगों के बीच, हिंदू और मुस्लिम के बीच में जाति का जो एक सम्मान था वो ख़त्म होता चला जा रहा है। आज हम लोग एक ऐसे मौके की तलाश में रहते हैं कि मौका मिलते ही हम लोग एक दूसरे से बदला लेने के लिए तैयार रहते हैं। वर्ष 2002 में हरियाणा के 5 दलितों की हत्या कर दी गई। वहीं 2015 में मोहम्मद अखलाफ और उसके बेटे दानिश की भी हत्या कर दी गई। उस पर आरोप लगाया गया कि वो गायों की हत्या करते थे और उसके मांस का भंडारण करते थे। एक हिंसक भीड़ ने उनकी हत्या कर दी, लेकिन उसके बाद जब वो मामला सुप्रीम कोर्ट पर गया तो उस मामले में पाया गया कि वो निर्दोषी थे। कुछ भी हो, लेकिन इन घटनाओं पर धर्म, जाति, कट्टरवाद साफ तौर पर दिखता है। ये कहा जा सकता है कि देश में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदाय के बीच में विश्वास की कमी है, जो कि साफ दिखाई देती है। पहले हम अपने देश को विविधता में एकता का प्रतीक माना करते थे, लेकिन जब से हम आधुनिकता की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं तब से हमारे अंदर व्यक्तिवाद की विचारधारा बढ़ने लगी है और हम लोग आपसी मेल मिलाप और आपसी सम्मान को भूलते चले जा रहे हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है। शायद इसीलिए भीड़ में हिंसा करने वाले लोग सही और गलत को देखना भूल जाते हैं और लिंचिंग में शामिल होने वाले लोगों की गिरफ्तारी समय पर न होना ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। ये केवल पुलिस व्यवस्था की नाकामयाबी को प्रदर्शित नहीं करता, बल्कि आरोपियों को भी प्रोत्साहन प्रदान करती है। और भारत में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है और ना ही कोई विशेष कानून है। अब आप लोग कहेंगे कि अगर भारत में ऐसी घटनाएं लगातार होती रहती हैं तो इस पर कोई ना कोई कानून ज़रूर होगा। अगर कानून सरकारों ने नहीं बनाया होगा तो ज़रूर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कानून बनाया होगा। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि इस पर
सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश जरूर दिए हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से किसी कानून या किसी कानूनी प्रक्रिया का प्रस्तुतिकरण नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ प्रावधान जरूर हैं। सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि प्रत्येक राज्य को अपने हर जिले में एक अधिकारी नियुक्त करना चाहिए जो ऐसी घटनाओं की गहराई से बिल्कुल सत्यनिष्ठा के साथ जांच कर सके, और राज्य सरकार जल्दी से जल्दी उन जिलों, उन क्षेत्रों का निरीक्षण करे कि आखिर वहां इस तरह की घटनाएं क्यों देखी जाती हैं, और जो वहां का नोडल अधिकारी होगा वो जांच पड़ताल करने के बाद अपनी रिपोर्ट डीजीपी को देगा, और डीजीपी इसके बाद खुद उस क्षेत्र पर जाएगा और उस पूरी घटना का मूल्यांकन करेगा। ये सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश हैं जो राज्य सरकारों को दिए गए हैं, लेकिन इस पर राजस्थान, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड के अलावा किसी भी राज्य ने कोई भी कानून नहीं बनाया है, न किसी प्रकार के ऐसे प्रयास किए हैं जिनसे इन घटनाओं को रोका जा सके। भीड़ द्वारा की गई हत्या एक सामान्य प्रकृति की हत्या से अलग होती है। इसके बावजूद भी हमारे देश में इसके लिए कोई विशेष कानून नहीं बनाया गया है। ये आज भी उसी तरह के मुद्दों के हिसाब से देखा जाता है जिस तरह सामान्य हत्याओं को देखा जाता है। सीआरपीसी, आईपीसी की कुछ धाराएं इसमें भी उसी तरह काम करती हैं। इसमें भी एकदम सामान्य कार्यवाही होती है जैसे मर्डर के केस में आमतौर पर देखने को मिल जाती है। इसके लिए कोई विशेष कानून या विशेष प्रावधान नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार राजस्थान ने इस पर कानून बनाया, लेकिन ये कानून उतना असरदार नहीं है। ये कानून जमीनी तौर पर लागू नहीं होता है। वहाँ ना तो किसी विशेष प्रकार के विभाग की नियुक्ति की गई जो ऐसी घटनाओं का मूल्यांकन करेगा, और ना ही सही समय पर मामलों की जांच की गई। यही कारण है कि 2002 से लेकर 2014 तक सबसे ज़्यादा घटनाएं राजस्थान में हुई। राजस्थान में इन घटनाओं का लगभग 70% घटनाएं थी। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो पीड़ित व्यक्ति है उसको मौद्रिक सहायता भी प्रदान की जाए, लेकिन कई राज्य की सरकार ऐसा करने में विफल भी रही हैं। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जो व्यक्ति इस भीड़ का शिकार हुआ है तो उसके परिजनों को एक सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि वो हिंसक भीड़ उन पर हमला ना कर दे, लेकिन इसके बावजूद भी कई राज्यों ने इस पर कोई कानून नहीं बनाया, कोई एक्शन नहीं लिया, और आज भी हमारे देश में ऐसी मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं आमतौर पर देखने को मिल जाती हैं। अभी तक आपने मॉब लिंचिंग को समझा, प्लस मॉब लिंचिंग के कारणों को समझा। साथ ही साथ आपने ये भी समझा कि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है, और साथ ही साथ आपने थोड़ा इस चीज़ को भी समझा कि इस पर राज्य सरकारों ने किस तरह से एक्शन लिया है। अब हम थोड़ा आगे के बारे में सोचते हैं कि आखिर कैसे इन घटनाओं को रोका जा सकता है। आखिर कैसे कोई देश या कोई राज्य ऐसी घटनाओं के शिकार होने से बच सकता है, कैसे कोई समुदाय या लोग ऐसी घटनाओं के शिकार होने से बच सकते हैं। हमारी आगे की राह क्या होनी चाहिए, इस पर चर्चा करना भी उतना ही ज़रूरी है। इन घटनाओं को रोकने के लिए हमारी सरकार को एक कानून बनाना चाहिए, जो कानून दहेज प्रथा जैसे सख्त कानून की तरह काम करे, क्योंकि ये आमतौर पर देखा जा सकता है कि भीड़ द्वारा की गई हत्या और एक आम हत्या दोनों में बहुत ही फ़र्क होता है। तो इसके लिए एक विशेष कानून ज़रूर होना चाहिए। एक आंकड़े के अनुसार हमारे देश के 40% युवा, पढ़े लिखे युवा, केवल इसलिए इन दंगों में भाग लेते हैं क्योंकि उन्हें सोशल मीडिया से एक गलत मैसेज मिलता है। यहाँ पर सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी समस्या है। पिछले कुछ सालों से जब से इंटरनेट भारत पर आया है तो सोशल मीडिया का बहुत नुकसान भी भारत को उठाना पड़ा है। हालांकि ये एक पक्ष है कि सोशल मीडिया से हमें बहुत फ़ायदा हुआ है, इंटरनेट से हमें बहुत फ़ायदा हुआ है, लेकिन कुछ सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ से भारत में ऐसी घटनाएं बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं। भारत में व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स और तमाम फेक न्यूज़ इतनी तेज़ी से वायरल होती हैं जिससे भारत के पढ़े लिखे युवा भी उनकी चपेट में आ जाते हैं। भारत सरकार को इन अफवाहों को रोकने के लिए कुछ कड़े नियम और सख्त कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है। हालांकि अभी भारत सरकार इस पर सक्रिय है, इस पर विचार विमर्श भी कर रही है। साइबर सिक्योरिटी को लेकर भी भारत सरकार इस वर्ष काफ़ी सशक्त हुई है, लेकिन हमें ज़रूरत है
कि ऐसे फॉरवर्ड्स पर जो कि जिनका कोई आधार नहीं है उन पर प्रतिबंध लगाया जाए। इससे भी हम अपने देश पर ऐसी भीषण लिंचिंग जैसी घटनाओं को रोक सकते हैं। और सबसे लास्ट कारण यही कहना चाहूँगा कि हमें एक पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह व्यवहार करना चाहिए। हमें बात बात पर जाति और धर्म को बीच में नहीं लाना चाहिए। हमें एक सामाजिक नागरिक का परिचय देना चाहिए। हम सब लोग इंसान हैं और हमें इंसानियत का परिचय देना चाहिए। भले ही किसी व्यक्ति की जाति अलग हो, किसी का धर्म अलग हो, कोई किसी का रंग काला हो, किसी का रंग गोरा हो, कोई महिला हो, कोई पुरुष हो, ये भगवान की प्रकृति है। भगवान ने उसको जन्म से ऐसा बनाया है। लेकिन हम इंसान हैं, हमें इंसानियत सर्वप्रिय रखनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये लिंचिंग का वीडियो आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं किसी अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।